की वीडियो में दोस्तों मैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पेपर 9 मई को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। 9 मई को ये आयोजित किया गया था लेवल 6 का। ठीक है, एनटीपीसी लेवल 6 का जो पेपर हुआ था 9 मई को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं सॉल्व करने वाला हूं। क्योंकि काफ़ी जगह से सुनने में ये आया है कि जो पेपर है वो काफ़ी टफ रहा है या फिर कैलकुलेटिव टाइप का रहा है, टाइम कंज्यूमिंग रहा है। तो चूँकि ये सीजीएल सीएचएसएल में भी आ सकता है, और अभी आपको पता है कि 12 जून को 12 जून को जो सीबीटी 2 होनी है रेलवे की, जो बाकी के लेवल रह गए हैं लेवल 5, 3 और 2, तो उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सो दैट मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको एक आइडिया लग सके कि सीबीटी 2 में अब जो पेपर होंगे 12 जून को, उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने कैलकुलेटिव या टाइम कंज्यूमिंग आ सकते हैं पेपर। और अगर ऐसा पेपर आया तो आप कैसे हैंडल करोगे, आप उसको दिए गए टाइम में कैसे सॉल्व करोगे, मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, हाउ कैन यू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द गिवन टाइम। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सीजीएल का भी सोल्यूशन मेरा देख सकते हैं। सीजीएल का सोल्यूशन बीच में रुक गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये आप समझिए कि अभी मैं टाइप वाइज सोल्यूशन स्टार्ट कर चुका हूँ और आपको सीजीएल की पहली सोल्यूशन मिलेगी सीजीएल 2021 की प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में डिस्काउंट का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। लगभग 40 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे बाईलिंगुअल पीडीएफ के साथ। इस क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको क्वेश्चन हिंदी में लिखे हुए मिल जाएंगे, बट अगर आप चाहें तो इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको मिल जाएगा। आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है देन प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स एंड हिट द लाइक बटन, और साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट तो ज़रूर करना है। चलिए पहले क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, ये है अपने पास पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा क्या गया है आपसे ये पूछा गया है कि दिए गए प्रेक्षणों मीन्स ऑब्जर्वेशंस का बहुलक मीन्स मॉड एंड मीन। मॉड एंड मीन का डिफरेंस बताना है हमें। मॉड एंड मीन कैसे निकालते हैं, मॉड मीन्स जो सबसे अधिक बार आया हो। मॉड क्या होता है, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। तो इसमें सबसे अधिक बार इस दिए गए डेटा में मैक्सिमम टाइम्स कौन सा आया हुआ है, तो आप बोलेंगे 12 3 टाइम्स आया है, बाकी कोई भी 3 बार नहीं है। सो दैट वी कैन से द मोड इज़ 12। जो बहुलक हो गया वो 12 हो गया। मीन कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं। मीन इज़ नथिंग बट एवरेज। मीन तो एवरेज ही है। एवरेज कैसे निकालते हो, संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या, सबका सम ले लो। सम कितना आएगा 80 अपॉन ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 है, 10 से आप डिवाइड करोगे तो ये 8 आ जाएगा। अब इस दोनों का डिफरेंस पूछा है, आप बता सकते हो डिफरेंस इज़ 4। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एसआई एंड सीआई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्याज की गणना अगर चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि जो है वो आफ्टर 2 ईयर्स कितना बन जाता है 56,180 रुपये, और 3 साल बाद वो बन जाता है 59,550.80 रुपये। तो हमें धनराशि मीन्स का हमें वो सम बताना है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि एक सम है, आफ्टर 2 ईयर्स इट बिकम्स 56,180 रुपीज़ एंड आफ्टर 3 ईयर्स द सम बिकम्स 59,550.80 रुपीज़। देन फाइंड द सम, हमें सम बताना है। अच्छा देखो, अगर टाइम का गैप सेम हो तो आपको पता होता है कि प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो भी सेम होता है। यू नो दिस फार्मूला और यू कैन से रूल और कॉन्सेप्ट एनीथिंग। ठीक है, जो प्रिंसिपल का यानी कि मूलधन का और जो मिश्रधन होता है अमाउंट, उसका रेशियो हमेशा सेम रहता है अगर टाइम फिक्स है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए टाइम, जैसे मैं ये मान लूँ कि पहले 0 से ये पहले साल तक चलेगा, फिर पहले से दूसरे साल तक, और फिर ये दूसरे से तीसरे साल तक चलेगा। यही बात है। दूसरे और तीसरे साल के बाद का कंडीशन आपको मालूम है कि दूसरे साल बाद ये कितना बनेगा 56 और 180, और तीसरे साल बाद ये कितना बनेगा 59,550.8। इनका रेशियो आप ले लो कि रेशियो कितना बन रहा है। अगर आप रेशियो लेंगे, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन आपको यहाँ ज़रूर करना पड़ेगा। देखो, ये अगर आप काटते हो, कितनी बार में कटता हुआ नज़र आ रहा है बताओ। हम अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो 50 और 53 का रेशियो मिलेगा। मुझे लगता है कि 50 से कितनी बार जा रहा है, देखो 50 से आप काटोगे तो 1 0 से 1 0, और 5 से काटोगे तो ये 5 से 11 25 55, 1 5 तो 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 6 30।
इससे 53 बार में जाएगा, 6×3 = 18 बिल्कुल चला जाएगा। तो ये 50 और 53 का रेशियो देगा आपको। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो 1 मिनट, ये आएगा आपका काट कर 50 एंड ये आएगा 53 काटने के बाद, ठीक है। तो रेशियो जो आफ्टर 2 ईयर्स जो प्रिंसिपल है वो बनेगा 50 एंड आफ्टर 3 ईयर्स ये बनेगा 53। और सेम कंडीशन फर्स्ट और सेकंड ईयर में फॉलो हुआ कि फर्स्ट ईयर के बाद अगर ये 50 बना होगा तो सेकंड ईयर के बाद ये फिर से 53 बना होगा। ऐसे ही आप जीरो से यानी कि स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर में कह सकते हो कि स्टार्टिंग में अगर 50 रुपये उधार लिए थे तो 1 साल बाद वो 53 बन गया होगा। अब आप रेशियो सेम कर दो। अगर आपने रेशियो पढ़ रखा है, रेशियो कैसे सेम कर सकते हैं कि ये 50 है तो यहाँ भी 50 लगा लो, यानी कि स्टार्टिंग में वैल्यू अगर 50 × 50 यानी कि 2500 अगर स्टार्टिंग में वैल्यू थी तो आफ्टर 2 ईयर्स वो कितना बना होगा, 53 × 50 बना होगा, ठीक है। आप 53 × 50 को इसके बराबर रख लो। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं 53 × 50 भी नहीं, देखो 1 मिनट हम गलत जा रहे हैं, 53 × 50 भी नहीं कहना है हमें, 1 मिनट। रेशियो हमें सेम करना था, देखना हम रेशियो कैसे सेम करते हैं, इस पे पहले आप फोकस कीजिए। ये कितना था अपने पास, सॉरी ये था हमारे पास 53, दिस इज 53। तो रेशियो आपको किसका सेम करना है, देखो रेशियो यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रेशियो है 50:53 और फिर से सॉरी स्टार्टिंग का और फर्स्ट ईयर का है, और फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रेशियो है 50 और 53 का। इनको अगर सेम करना है तो आप कैसे सेम कर सकते हो, आपने रेशियो पढ़ा होगा। देखो आप पहले 0 से फर्स्ट ईयर का लिख लो कि ये कितना है, तो आप बोलोगे 52 53 है। फिर आप फर्स्ट टू सेकेंड ईयर का लिखो, ये कितना है, तो आप बोलोगे फिर से 52 53 होगा। अब ये रेशियो आप कैसे सेम करते हो, आपने अगर रेशियो पढ़ा है तो आप ये ज़रूर पढ़े होंगे कि ऐसे केस में देखो ये 50 की साइड में जगह खाली है तो यहाँ 50 लिख दो, ये 53 की साइड में जगह खाली है तो 53 लिख दो। यानी कि 2 साल बाद जो राशि है वो 53 × 53 बनेगा, और वो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, 50 × 52 यानी कि वो 2500 रहा होगा स्टार्टिंग में। तो 53 × 53 की वैल्यू आपको गिवन है कि 2 साल बाद वो कितना बनता है, 56,180 रुपीज़। आपको पता है कि ये 53 से कट जाएगा कितनी बार में, आप काट लो। अगर आप 53 से इसको काटोगे तो ये 106 बार में कटेगा, और 53 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 जीरो आ रहा है। एक की वैल्यू 20 है तो 2500 की वैल्यू कितनी होगी, 2500 को 20 से गुना कर लो तो ये 50,000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में अटैम्प्ट करो। देखो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा यूज नहीं हुआ, बट दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली कैलकुलेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। चलिए अगले पे आते हैं। ओके अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ABCD इज़ द रेक्टेंगल इन विच AB इज़ 10 सेंटीमीटर एंड BC इज़ 8 सेंटीमीटर। वो जो है वो आयत ABCD की 3 भुजाओं AB BC एंड CD को टच करने वाले एक सर्कल का सेंटर है। वो इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच टचेज द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD। कौन कौन से साइड को भाई, AB BC एंड CD को। तो आपसे ये कह रहा है कि ट्रायंगल OBC का एरिया बता दो। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि एक आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका हम नेम कर लिख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस वन इज़ A B C एंड D। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। लेट्स से ऐसा सर्कल है कि ये इस तीनों साइड को टच कर रहा है, दिस टाइप ऑफ सर्कल, ठीक है। अब इसका जो सेंटर है वो O है, अगर सेंटर O है तो इसको इससे मिलाना है, दिस इज़ O। अब आपसे कह रहा है कि OBC का एरिया बता दो। OBC का एरिया पूछ रहा है, मीन्स आपसे ये एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा इस ट्रायंगल में आप बताओ, BC तो हमें मालूम है, BC इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ में अगर आपको ये दिया हुआ है कि AB की वैल्यू 10 है, AB इज़ 10, अगर AB 10 है और BC 8 है तो एक बात समझो आप, AB की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे लग रहा है कि BC अगर 8 है, एक बात आप समझिए, अगर आप BC को 8 कह रहे हैं, दिस वन इज़ 8, देन वी कैन से द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ 8, यानी कि इस वृत्त का व्यास जो होगा वो भी 8 होगा, उसके पैरेलल ही तो है। और अगर व्यास 8 होगा तो त्रिज्या कितनी होगी, 4, रेडियस इज़ 4 फॉर दिस ट्रायंगल, सॉरी सर्कल। और अगर रेडियस इसका 4 है तो ये भी तो इसका रेडियस ही है ना, ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ये भी रेडियस है, और ये 4 हो गया। अब आपको पता है कि एरिया कैसे लिखते हैं, एरिया इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप बोलोगे कि देखो दोस्त ये 1/2 हो गया, बेस की जगह पर हम ये पूरा 8 ले लेते हैं, और हाइट की जगह पर ये 4 ले लेते हैं, जो हमने हाइट लिखा है अभी, दैट इज़ रेडियस। आपको पता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और BC क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये जो 4 हमने लिखा है दिस इज़ रेडियस।
तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी तो यही लंब यानी कि शेष लंब ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई की जगह पे आप 4 रख लो। ये 2 दूना 4 और 8 दूना 16 बन गया, 16 इज द आंसर। दिस इज स्लाइटली ईजियर। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू सिंप्लीफाइड दिस वन। सिंप्लीफाई करना है तो पहले हम डिवाइड को कर देते हैं। ये डिवाइड करोगे 6 2 3 जा, ठीक है। उसके बाद आप प्लस माइनस कुछ भी कर लो। तो देखो 12 और 4 16 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 16 में से 3 माइनस करोगे तो ये 13 आएगा। अपोन में कितना आ गया, देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 3 27, 27 में से 7 जाएगा 20, 20 एंड 6 26। दिस इज 1/2 मीन्स ऑप्शन डी। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम CI से आप देखेंगे कि एक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आ गए हैं। क्यों? कैलकुलेशन भाई कैलकुलेटिव बनाना है इन्हें। क्वेश्चन कह रहा है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है CI पे आफ्टर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। 3 साल पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% की रेट से और साधारण ब्याज भी 20% की रेट से सेम टाइम के लिए, दोनों में जो गैप है डिफरेंस है वो है 448 रुपये का। तो आपको सम बताना है, प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। इट मीन्स यू हैव गिवन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर CI इज 20% and SI this is also 20% and time is same in both the conditions, that is 3 years and the difference between SI and CI is 448 rupees, then find the sum मीन्स प्रिंसिपल निकालना है। अच्छा बताओ, अगर 3 साल के लिए अगर आप CI निकालो 20% की रेट से, देखो अगर 2 ईयर्स के लिए मैं परसेंटेज का रूल लगा रहा हूँ, परसेंटेज के हिसाब से आप 2 साल का CI परसेंटेज निकालो तो आप कितना बोलोगे। देखो A + B + AB / 100 आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, तो 20 + 20 + 20 का स्क्वायर 400 / 100 यानी कि ये 44% आएगा, राइट। 2 साल में ये 44% बन गया। अब इस 44% को 3 साल मनाना है तो एक बार और इसके साथ 20% को मर्ज करो, फिर से A + B + AB / 100% वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो। फिर से अप्लाई करोगे तो इसमें +20 आएगा और प्लस इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 880 / 100। तो ये कितना बनेगा 64 और प्लस 8.8, 64 + 8.8 मीन्स 72.8% बनेगा। दिस इज CI परसेंटेज फॉर 3 ईयर्स। अगर आप SI परसेंटेज की बात करोगे, यू नो द SI इज़ सेम फॉर एवरी ईयर। SI सेम रहता है हर एक साल के लिए। अगर SI सेम रहता है हर एक साल के लिए देन वी कैन से दैट इट इज़ 60% फॉर 3 ईयर्स बिकॉज फॉर पर ईयर दिस इज़ 20%, यानी कि हर एक साल में जो SI का रेट लगता है वो 20%, तो 3 सालों में 20 60% लग जाएगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI, डिफरेंस दोनों में क्या है आप देखोगे कि दिस इज़ 12.8%। CI में और SI में डिफरेंस कितना आ गया 12.8% का, बट इट इज़ गिवन दैट इन रुपीज़ दिस इज़ 448 रुपीज़। अगर 12.8% की वैल्यू ये है देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100%। आप इसको कैंसिल आउट कर दो, अगर पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा। तो 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 40, 8 छक्के 48, 6 बार में ये जाएगा? 6 बार में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। इसको हम काटते हैं, देखो किससे, 8 से काट देते हैं या 16 से काट दें। चलो 8 से काटते हैं, 8 × 5 = 40, ठीक है। 8 छक्के 48 और 0, फिर से 8 से काट दो तो 8 × 7 = 56। देखो 70 टाइम्स कटा है और 2 बार 8 से कटा है, यानी 2 की वैल्यू 70 हो गई, तो 1 की वैल्यू 35 और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3500। इट मीन्स 3500, ऑप्शन सी। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम ट्रिगो का क्वेश्चन है। देखिए ये 1/1 + tan थीटा आपको दिया है प्लस 1/1 - tan थीटा, दिस इज़ 4 where theta is between 0 degree and 90 degree and we have to find cosec square theta plus sec square theta। ओके, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं PB और H की। कैसे निकालेंगे इसका, डायरेक्ट आप LCM ले लो। LCM लोगे तो ये कितना बनेगा, देखो ये बनेगा 1 - tan और प्लस 1 + tan, तो tan तो कट जाएगा, इट बिकम्स 2/1 - tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा। LCM लेकर के हम भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, तो ये आएगा 1² - tan स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना, 1² - tan स्क्वायर थीटा एंड इक्वल टू आपका 4 है। ये 2 से ये 2 तो कट जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 1 - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, दिस इज tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अगर tan स्क्वायर थीटा 1/2 आ गया तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं दोस्त कि tan थीटा कितनी आएगी, यू कैन से tan थीटा इज़ 1/√2 मीन्स दिस वन इज़ P एंड दिस वन इज़ B। अगर P और B पता है देन H इक्वल टू क्या होगा, √P² + B², दिस इज √3। अब देखो P, B, H तीनों की वैल्यू अगर हमने निकाल लिया है तो हमें बताना है कोसेक स्क्वायर थीटा इज H/P और H² / P², H² मीन्स 3/P² मीन्स 1 प्लस सेक स्क्वायर इज H² - B², H² 3 एंड B² 2।
तो ये 3 दूना 6 और 3 9/2 आएगा, मीन्स ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जितनी चीज़ें की जाती हैं सारी चीज़ें कर दीजिए और साथ में अपनी पढ़ाई को भी कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सर्टेन मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। ठीक है, सब चीज़ सर्टेन है यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि यदि वह अपनी स्पीड को 30% इंक्रीज कर ले, इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 30%, देन ही टेक 15 मिनट लेस देन द ओरिजिनल स्पीड टाइम। यानी कि जितना वो पहले टाइम लेता था उससे अब 15 मिनट का कम टाइम लेगा। तो ये कह रहा है कि यदि वह अपने ओरिजिनल स्पीड से चले तो उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय हिम इफ़ ही मूव और गो विथ हिज ओरिजिनल स्पीड। तो देखो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, दूरी अगर समान होती है तो चाल का अनुपात समय के अनुपात उल्टा होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि स्पीड का जो रेशियो आएगा 30% इंक्रीज होने का मतलब अगर 10 था तो 10 से वो इंक्रीज होकर 13 बन जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो 10:13 है, देन द रेशियो ऑफ टाइम इज़ रिवर्स, मीन्स 13:10, जिसमें से ये ओरिजिनल है। देखो ये ओरिजिनल स्पीड है एंड दिस वन इज़ इंक्रीज्ड स्पीड या चेंज स्पीड। अब आप कहोगे कि देखो ओरिजिनली में टाइम अगर 13 लगता था तो अब टाइम उसको 10 लग रहा है, यानी कि टाइम 3 यूनिट कम लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 15 मिनट कम लगता है, तो 3 की वैल्यू अगर 15 मिनट है यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मिनट। और हमें ओरिजिनल टाइम बताना है, 13 की वैल्यू 13×5 = 65 मिनट। 65 मिनट का मतलब है 1 घंटे और 5 मिनट, ऑप्शन डी। लुक इन दिस क्वेश्चन, आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी जो है ये ओ केंद्र वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ए बी एंड सी डी आर द पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल विद द सेंटर ओ। ठीक है, पॉइंट पी एंड क्यू जो है वो ए बी और सी डी को इस प्रकार स्थित है, ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू जो है वो वृत्त को आर पर स्पर्श कर देता है। तो एंगल पी ओ क्यू बताना है। चलो पहले एक सर्कल में बना देता हूँ। लेट से दिस इज़ द सर्कल। इसमें आपको ये गिवन है दोस्त कि ए बी और सी डी इसकी समांतर जो हैं वो स्पर्श रेखाएं हैं। थोड़ा छोटा हमें सर्कल बनाना चाहिए था। ओके, इस पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। एक तो ये अरे यार, एक ये स्पर्श रेखा हो गया, एक ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा हमने बना दिया। एक है आपका ए बी, दिस इज़ ए बी एंड दिस वन इज सी डी, दीज आर द 2 टेंजेंट्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो सेंटर ओ है, इसका सेंटर हमने ओ बना दिया। पी और क्यू जो ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित है कि ये आर पर टच कर देते हैं। देखो ऐसा कुछ रोल बनता है। ये पी है, दिस इज़ पी एंड दिस वन इज़ क्यू, ये क्यू है। अब देखो हमें बताना क्या है इसमें, यहाँ पर आपको पी ओ क्यू बताना है। पी ओ क्यू मीन्स इसे हमें मिलाना पड़ेगा, पी ओ एंड क्यू। ये एंगल बताना है पी ओ क्यू का मान। आपको पता है देखो पी ओ क्यू अगर बताना है, एक बार समझना, अब अगर पी ओ क्यू बताना है, एक आपने कभी ना कभी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, या थ्योरम पढ़ा होगा। एक बार सोचो कि ये जो वैल्यू है ये क्या ये इसके डायमीटर के बराबर नहीं है। पी क्यू इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि इसके व्यास के बराबर है। देखो ये इसके पैरेलल ही तो है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी भी ट्रायंगल में यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और अगर इस तीनों की वैल्यू सेम होती है, ध्यान रखिए, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इन तीनों की लेंथ सेम हुई तो जो शीर्ष का एंगल होता है, वर्टेक्स एंगल होता है, दिस इज़ 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये राइट एंगल होता है। तो यहाँ पर यही ट्रिक हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। देखो मैं ये कहूँगा कि अगर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तीनों रेडियस है, यानी कि ये सेम हो गया और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो इसका शीर्ष एंगल बनेगा ना, यानी कि वर्टेक्स एंगल बनेगा, वो भी 90 डिग्री का बनेगा। डायरेक्ट थ्योरम है, वरना आप इसको यूज एक्स मान करके और सॉल्व कर सकते हो। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एवरेज का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एवरेज से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 30 संख्याओं का जो एवरेज है वो 55 है। द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज़ 55। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स इज़ 51 एंड द लास्ट 12 नंबर्स इज़ 56। जो एवरेज फर्स्ट 15 नंबर्स का है वो 51 है और लास्ट के 12 नंबर का जो एवरेज है वो 56 है।
तो हमें एवरेज बताना है, वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ 68, 74 एंड द रिमेनिंग 3 नंबर्स। ओके, अब देखो 3 नंबर्स को भी साथ में लेना है, 68 को भी लेना है और आपको 74 को भी लेना है। तो पहले बाकी के 3 संख्याओं का योगफल निकालना होगा। कैसे निकाल सकते हो? देखो हम लिखेंगे सम ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर्स, मीन्स की बची हुई 3 संख्याओं का हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, उनका योग निकाल रहे हैं, सम। कैसे निकालेंगे? देखो पहले आप पूरे 30 संख्याओं का योग लिखोगे, 30 गुणा में 55, ठीक है। दिस इज़ द सम ऑफ ऑल द 30 नंबर्स। इसमें से आप पहली 15 संख्याओं का सम माइनस करो, 15 इंटू 51, यू नो सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, यानी कि सम जो होता है वो औसत इंटू संख्या के बराबर होता है। तो हम हर एक बार यही कर रहे हैं, एंड द लास्ट 12 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो इनके एवरेज से 56 से, ठीक है। ये आएगा आपका सम ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर्स। अब ये कैसे निकालोगे? आप 55 से मल्टीप्लाई करो, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 1 16, माइनस का 15 एकम 15, 15 पचे 75 और 1 76, और माइनस का 12 छक्के 72 और 12 25 60 और 7 67। ये है, ये 5 2 7 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3 आएगा। ओवरऑल ये माइनस करके आपका 213 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमें एवरेज बताना है। एवरेज मीन्स सम ऑफ द गिवन नंबर्स एंड द सम इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर्स। आप देखोगे कि टोटल सम कितना है यहाँ पर, एक तो 68 को यूज करना है, साथ में 74 को, और बाकी के 3 संख्याओं को। तो बाकी के 3 संख्याओं का जो सम आ गया वो आ गया 213, तो प्लस में 213 आप कर लो, और डिवाइडेड बाई कितनी संख्याएं हो गई? देखो एक तो 68 हो गया, एक 74 हो गया, और बाकी की 3 संख्याएं यानी कि ओवरऑल 5 संख्याएँ हो गई। इनको ऐड करो, जब इनको ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा 355 355 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 7 35 और 5 एक बार में, तो 71 आंसर आएगा, ठीक है। 71 इज़ द आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फ्रॉम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है 5:3। ओके, मीन्स द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस फॉर एन आइटम इज़ 5:3। देखो ये कह रहा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 3024 रुपये है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज़ 3024 रुपीज़ एंड द शॉपकीपर गिव्स 2 consecutive discounts or successive discount of 16% and 20%, then find the profit or loss percentage। सॉरी, दिस इज़ नॉट परसेंटेज, हमें रुपये में बताना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज़, नॉट इन परसेंटेज। तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो मार्क प्राइस है एमपी एंड सीपी का जो रेशियो है वो 5 और 3 का है, तो आप इसे 50 और 30 मान लो, या फिर आपको 500 एंड 300 एज्यूम कर लो, उससे परसेंटेज निकालना इजी हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर मैं 50 मान लूँ एमपी या 500 ले लूँ, कोई इशू नहीं है, 500 भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं 500 ही ले लूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ 500 एंड 300। तो आप बताओ, अगर 500 में ख़रीदा गया और 2 डिस्काउंट, सॉरी 500 लिखा हुआ है, 2 डिस्काउंट देकर बेचा गया, पहले 16% का, इसमें 16% का डिस्काउंट दे दो, 16 25 80 का डिस्काउंट देगो, 420 बच जाएगा। फिर 20% का डिस्काउंट दोगे, इसका 20% कितना बन जाएगा? 42 दूना 84, 84 का डिस्काउंट इसमें से और मिलेगा। अगर 84 और माइनस करते हो उसमें से, तो देखो 10 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 6, फिर बचेगा 11 में से 8 गया 3 और 3, 336 रुपये में बेचा जा रहा है। अब देखो अगर 300 में ख़रीद के और 336 में बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको? आप बोलोगे कि देखो प्रॉफिट हो गया तो 36 रुपये का, लेकिन हमें वैल्यू इस 36 को रुपए में बताना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो जो हमारा एसपी आया है वो आया है 336, बट एसपी जो दिया है वो दिया है 30 और 24। तो हम कहेंगे कि 336 की जो वैल्यू है हमारा वो 30 24 के बराबर है। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो। देखो ये 6 बार में कट जाएगा क्या? 4 बार में, 6 चौके 24 है और 3 चौके 12 और 2 14। देखो पहली बात तो कि अगर 6 की वैल्यू अगर 4 है और 36 की वैल्यू निकालनी है, देखो एक बात समझो, तो 6 के लिए यूनिट डिजिट 4 बना है, तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी लास्ट में 4 ही आएगा, और ऑप्शन ये सही हो गया। बाकी आप चाहो तो इसे काट पीट के और फिर सॉल्व करो। अगर काटोगे पीटोगे तो ये आप अलग अलग काट सकते हो। कि देखो हम 7 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, 7 चौके 28, देखो 7 चौके 28 और 7 8 56 कट गया, और ये 7 चौके 28, 2 2 7 या 21 और 7 दूना 14।
ठीक है। फिर आप 6 से काट दो, 6 अट्ठे 48 और इसको आप 8 से काटो तो 8 पच्चे 40 और 8 चौके 32, तो 6 नवा 54, एक की वैल्यू 9 आ गई ना, तो 36 नवा कितना हो जाएगा आपका 324, एक की वैल्यू 9 तो 36 की वैल्यू, या फिर डायरेक्ट यूनिट डिजिट से मैंने जैसे सॉल्व किया आप सॉल्व कर लो। ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट if 3x plus 2y equal to 13 and y square minus 4y plus y equal to 0 then find the value of x and y। हम यहाँ से y निकाल सकते हैं, we have to find the value of y from the second equation। what is this? this is y minus 2 square, you can break this one and find this is y minus 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये 0 के बराबर है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर y माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है देन y की वैल्यू 2 आएगी। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप y की वैल्यू 2 देख भी सकते हो, या यहाँ पे 2 पुट करो और x की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे कि 3x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 4, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ गई 9 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 या 9 मीन्स 3, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मेंसुरेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, मीन्स देयर इज अ कोन अपॉन अ हेमीस्फीयर, ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या मीन्स रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन एंड द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज सेम, दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। और आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 12 सेंटीमीटर, सो वी कैन से दैट द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 6 एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज ऑल्सो 6, वो भी 6 हो जाएगा। शंकु की हाइट आपको दे रखी है 8 एंड ये कह रहा है कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की जो कॉस्ट आती है वो 25 रुपीज़ आती है। तो आपको बताना है कि पूरे बर्तन को पेंट करने के लिए कितना रुपए का खर्च आएगा। बर्तन कैसा है पहले ये समझिए। देखो एक यहाँ पर क्या है, अर्धगोला है इस टाइप का, इसके ऊपर एक कोन रखा गया है यानी कि शंकु रखा गया है ऐसे, ये इसकी हाइट आ गई, ये इसका रेडियस आ गया, आप पूरा भी मिला सकते हो, ठीक है। देखो मैं यहीं तक रखता हूँ और ये इसकी रेडियस हो गई। अच्छा एक बात समझना, अब अगर इसको पेंट करना है तो आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। आप बोलोगे कि अगर पेंटिंग करनी है तो ये पूरा एरिया पेंट होगा जो कि पाई आर एल होता है, ठीक है। दैट इज़ दिस इज़ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वही आपका क्या होगा पेंट होगा, और ये एरिया पेंट होगा, ये भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया है, तो ये कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। मीन्स टोटल कितना हम ये करेंगे पेंट, कितना करेंगे एरिया को, दोनों को ऐड कर लो आप, यही तो पेंट होगा ना, दोनों को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो पाई और आर है ये तो कॉमन है। अगर आप पाई और आर कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा एल और प्लस 2, ठीक है, एल प्लस 2 बच जाएगा कि 2r बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर है, दिस इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर पूरे जो स्फीयर है उसका पूरा एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हाफ का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और r भी आएगा साथ में, दिस इज़ 2r, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब एक बात समझो, पहले L की वैल्यू गिवन नहीं है तो L की वैल्यू अब हम कैसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देखो इसमें रेडियस कितना दिया है तो आप बोलोगे 6 और हाइट दिया है 8, तो ट्रिपलेट आपको पता होगा 3 4 5 वाला, 3 4 एंड 5 का। देखो अगर एक वैल्यू 6 है, ये डबल है, ये भी डबल है, तो ये वैल्यू भी डबल होगी, यानी कि इसकी जो स्लांट हाइट आएगी वो 10 आ जाएगा, ठीक है। L की वैल्यू 10 आ गया तो L की जगह पे आप 10 पुट कर दो। अब देखो पाई रुपए के लिए तो दिया है कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए पैसे 25 रुपये लगते हैं, तो इस पाई के लिए हम वैल्यू रख देते हैं 25, आर की वैल्यू 6 है, अंदर L 10 है और फिर 6 दूना 12, यही आएगा, तो 25 छक ये 150 आ गया और इंटू का ये 22 आ गया, ठीक है। तो 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, 3300 रुपये आएंगे, ऑप्शन बी। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट और यू कैन से दिस इज़ फ्रॉम मिक्सर एंड एलिगेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 की कुल धनराशि को धनीश 2 भाग में 12% की साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% की साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। मीन्स अ पर्सन इन्वेस्ट 5000 रुपीज़ इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज 12% per annum SI and second part or the remaining part is invested for 10% per annum SI simple interest. After 2 years the simple interest received is 1072 रुपीज़, यानी कि 2 साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो 1072 रुपये मिलता है। तो आपको बताना है कि वो पर्सन ने 12% पर एनम पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है। हाउ मच मनी ही इन्वेस्टेड एट द रेट
12% पर एनम। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पर एलिगेशन यूज कर सकते हैं या एसआई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका आपने कभी पढ़ा होगा मेरी वीडियो में कि देखो अगर 12% वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो 5000 में से हम पूरी वैल्यू को 10% पर दे देते हैं। सबको अगर 10% पे दे दे, देखो एक 12% है, ये वाला हमें निकालना है, तो सबको मैं 10% पे लगा रहा हूँ। अगर सबको 10% पे लगाऊँ तो आप बोलोगे 5000 का 10% यानी कि 500 रुपये मिलने चाहिए थे। ठीक है, 500 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्ट एक साल में कितना मिला है, देखो 2 सालों में अगर 1072 रुपये मिला है तो एक साल में 536 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा, आधा मिला होगा इसका। देखो इंटरेस्ट हमारे हिसाब से 500 मिलना चाहिए था अगर सबको हम 10% पे देते, लेकिन क्वेश्चन में 536 रुपये इंटरेस्ट मिल गया है, तो कितना इंटरेस्ट यहाँ ज़्यादा मिल गया, आप बोलोगे 36 रुपीज़ का। परसेंटेज में ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 2%। तो आप बोलोगे कि देखो 2% की वैल्यू अगर 36 है, 2% की वैल्यू अगर 36 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 18, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800, 100% की वैल्यू 1800। दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट दैट इज इन्वेस्टेड फॉर रेट 12% पर एनम। ओके, इन दिस क्वेश्चन दिस इज़ फ्रॉम नंबर सिस्टम। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, देयर इज़ द नंबर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, उसका 1/7 जो भाग है, 1/7 ऑफ दैट नंबर इज़ 15 लेस देन द हाफ ऑफ द नंबर, यानी कि उसी नंबर के आधे से 15 कम है, तो बताना है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, यानी कि उस संख्या के अंकों का योग क्या है। अच्छा देखो, अगर 1/7वां भाग कह रहे हैं तो नंबर को आप 7 ही मान लो। ठीक है, अगर नंबर को आप 7 मान लो या 70 मान लो, तो क्या कह रहा है कि इसका 1/7 इसका कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1/7 तो इसका आएगा 10। इसके आधे भाग से यानी कि 35 से कितना कम है, देखो हमारे यहाँ तो 25 कम है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 15 कम है, तो 25 की वैल्यू अगर 15 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और हमें बताना है कि संख्या के अंकों का योग, तो पहले संख्या निकाल लो। वो संख्या हमने 70 मान रखा है, 5 की वैल्यू अगर 3 है तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 14 × 70, तो 14 या 42, 42 इज़ द नंबर। मीन्स हमें 4 + 2 बताना था, तो ये 6 आएगा। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स। 1 मिनट, यस। क्वेश्चन है प्रेक्षणों, ये आपको डेटा दिए गए हैं, इनका जो माध्य है, मीन ऑफ दिस डेटा इज़ 21.25, और ये अनदर डेटा आपको अलग डेटा दिए गए हैं, इसमें जो मॉड है वो है 29, तो p - k बताना है। देखो पहले तो k की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ओके राइट, k की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। इनका जो मीन है वो ये है। मीन कैसे निकालते हैं, इनका सम अपॉन इनका नंबर, तो इनका सम ही पहले निकाल लेते हैं। सम अगर आप निकालोगे, सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 130 + 2k, एंड सम इक्वल किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सम इज़ इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, या फिर माध्य इंटू नंबर। तो माध्य कितना है आपका 21.25, और कितनी संख्याएं हैं, ये 8 संख्या, इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना बन गया 130, और +2k की वैल्यू आपकी आ गई। मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 5 = 40 का 0, 8 × 2 = 16, और 4 × 20 का 0 हासिल 2, और 21 × 8 = 168, और 2 = 170। तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, दिस इज़ 2k। देखो 40/2 मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब यहाँ से आप माध्य निकाल लो, सॉरी बहुलक m, और गिवन कितना है, गिवन है ये कि 29 है, मीन्स 29 सबसे ज़्यादा बार आया होगा, यही इसके कहने का मतलब है ना। अगर बहुलक 29 है तो ये सबसे अधिक बार आया होगा। इसमें देखो 29 कितनी बार आ रखा है, ठीक है, या आप देखो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, आप ये भी सोच सकते हो। देखो p 1 बार 2 बार आया है, आप देखोगे इसमें और कोई 2 बार आया है, 29 2 बार नहीं आया है, 22 2 बार आया है, ये 2 बार आया है, 15 भी 2 बार आया है, 21 एक ही बार आया है। तो अब देखो आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब कि हम p को क्या मान सकते हैं, p को हमें क्या मानना चाहिए। तो आप बोलोगे कि देखो भाई 15 2 बार आया ही है, ठीक है, 22 2 बार आया ही है, और p 2 बार आया है, तो अगर हम p को 29 मान लें तो p 3 बार हो जाएगा, क्योंकि p यहाँ पर पहले से है। तो p को हम क्या ले लेते हैं, 29 ले लेते हैं। अब p ही पॉसिबल है कि p को ही बहुलक माने। अगर 29 बहुलक है तो 29 एक बार में ही कैसे बहुलक बन सकता है, इससे ज़्यादा बार तो 22 आया है और 15 आया है, तो हम इनको बहुलक क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि 29 एक बार नहीं, वो 3 बार आया है। यहाँ p के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और p की वैल्यू 29 ही है। सो हम ये कह सकते हैं कि देखो भाई p की वैल्यू 29 आ गई, और हमें p - k बताना था, तो ये 9 आ गया, ऑप्शन सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है आपको कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत जो है वो 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर है। तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत बताइए। कुल लागत बताना है ना। तंबू बनाने में क्या क्या लगेगा, वॉल्यूम में तो कुछ लगाना नहीं है, तो आप सरफेस एरिया लगाओगे।
तंबू का सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे कि ये होता है पाई आर एल। देखो आर आपको पता है 9, हाइट है पता आपको कि ये 12 है, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12, तो 5 तियाँ 15 हो गया, एल की वैल्यू 15 हो गया। तो एल की जगह पर आप 15 रख दो। रेडियस की वैल्यू आपको पता है 9 है, और पाई की वैल्यू पता है कि पाई मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसा लगता है 100, तो यहाँ पे 100 रख दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो 15 में 135 पे 00, मीन्स ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इफ़ 23.5% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 11.75 देन फाइंड द नंबर। देखो ये परसेंट आपको दिया है, इतने परसेंट का क्या मतलब हुआ, ये 47/2 है ना, तो 47/2% की वैल्यू अगर 11.75 है तो 47 से इसको आप काट भी सकते हैं, 47 से इसको काटो, ये आपका कट जाएगा कितना बन 0.25, 0.25 में, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे 25 दूना 50, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 0.5, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 50, 100 से मल्टीप्लाई कर लो इसको 50। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की दर पर निवेशित धनराशि 10 वर्ष में 75% बढ़ जाता है, ठीक है। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 75% इन 10 ईयर्स। तो हमें बताना है कि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो 10 वर्ष में अगर 75% बढ़ता है तो 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा, ये तो ईजी है। देखो 10 वर्ष में अगर ये 75% बढ़ता है, ठीक है, तो 10 ईयर्स है ना, दिस इज़ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में कितना इंक्रीज होता है 75%, तो आप बोलोगे पर ईयर ये कितना इंक्रीज हो गया, पर ईयर ये 7.5% इंक्रीज हो गया, और 6 ईयर में कितना इंक्रीज होगा, 6 × 30 7 × 42 और 3 45% इंक्रीज होगा। बस ऑप्शन फर्स्ट ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 था, यानी कि 5 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 7:2। आफ्टर 5 years दिस रेशियो बिकम्स 9:4। तो बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द एज ऑफ द फादर इज़ 2 times ऑफ द एज ऑफ द सन, ठीक है, यानी कि सन का डबल हो जाएगा। अच्छा देखो आप ये कहो कि पहले ये 7:2 था, बाद में ये 9:4 हो गया, दोनों सेम इंक्रीज हो रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, तो हमारे हिसाब से 2 बढ़ गया, लेकिन क्वेश्चन में 10 साल बढ़ रहा है। 10 साल कैसे, 5 साल पहले और 5 साल बाद, 5 years अगो एंड 5 years आफ्टर, मीन्स ओवरऑल जो गैप आ गया वो 10 ईयर्स का। 2 की वैल्यू अगर 10 ईयर्स है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 years। अगर 1 की वैल्यू 5 years है तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है दोस्तों कि देखो ये 2 और 1 का रेशियो कब बन जाएगा, ठीक है, ये 1 और 2 का रेशियो कब बनेगा, कितने टाइम बाद। आपको पता है कि दोनों में गैप सेम होता है, तो देखो 1 की वैल्यू अगर 5 है, यहाँ गैप कितने का है 2 का गैप है, तो 2 की वैल्यू 10 ईयर्स हमने पहले ही निकाला था। तो यहाँ अगर 10 साल का गैप है तो यहाँ भी 10 साल का ही गैप होगा, यानी कि 1 की वैल्यू अगर 10 है तो इसका मतलब कि बालक 10 साल का ही है, 1 की वैल्यू तो 10 आ गई, और 2 की वैल्यू यहाँ पर कितना था, 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू 1 मिनट यार, दोनों 10 साल कैसे आ सकता है, कुछ गलत तो नहीं निकाल दिया, एक अच्छा 5 का गैप है ना, सॉरी फॉर दैट। देखो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ पर मैंने गैप बोला कि गैप 5 है ना, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू 25 आ जाएगा, और गैप हमेशा सेम रहता है, तो स्टार्टिंग में अगर 25 का गैप है तो यहाँ भी 25 का गैप रहा होगा, लेकिन यहाँ तो 1 का गैप है रेशियो में, तो 1 की वैल्यू 25 है, यानी कि ये वैल्यू 25 है, और बालक जो है, बच्चा जो है, बेटा जो है, पुत्र जो है, सन, वो अभी 25 ईयर्स का हो चुका है, वो उसकी भी शादी हो गई होगी, और वो पहले कितने साल का था, 1 की वैल्यू अगर 5 थी तो 2 की वैल्यू 10, यानी कि वो पहले 10 साल का था, तो उस समय से अभी तक का गैप कितने का आ गया 15 साल का। लेकिन आपको पता है कि ये तो 5 साल पहले का है, यानी कि 5 साल बाद वो कितने का बन गया होगा 15 साल का, और 15 साल से 25 साल का गैप कितना है, तो आप बोलोगे 10 साल का, तो 10 साल का गैप आएगा, क्योंकि 5 साल पहले वो 10 साल का था ना, ठीक है, और वो 25 साल बाद बन रहा है कितने का, उसका डबल बन रहा है, ये रेशियो डबल हो जा रहा है, तो वहाँ पर 15 का गैप आ गया, लेकिन अगर रियल टाइम से आप ये गैप देखोगे तो ये 10 का आएगा। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिगो, 2 sin y + cos y = दिस, फाइंड tan y। सबको sin y से हम डिवाइड कर देते हैं और सबको cos y से ही डिवाइड कर दो। अगर सबको cos y से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 2 tan y + 1 एंड दिस इज √5 और फिर tan y। ओके, अब tan को इधर ला के tan कॉमन लोगे तो आप ये कह दोगे tan y = 2 - √5,
ओके, इज इक्वल टू -1। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, माइनस दोनों साइड से कॉमन ले लो, तो आप बोलोगे 10y इंटू √5 - 2 दिस इज इक्वल टू 1। नाउ 10y इज इक्वल टू 1 अपॉन √5 - 2, इसका परिमेकरण कर लो तो ये कितना आ जाएगा आफ्टर रेशनलाइज, दिस बिकम्स √5 + 2 मीन्स ऑप्शन 4। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एल्जेब्रा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6 - 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y³ + 12y² + 48y + 100। देखो इसको ऐसे लिख लो आप, y + 4 दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6। ओके, नाउ क्यूब बोथ द साइड्स, दोनों साइड हम क्यूब करते हैं, ठीक है। क्यूब करोगे तो ये इसका क्यूब बनेगा और ये इसका क्यूब बन जाएगा। देखो अगर क्यूब निकालते हो आप तो ये कितना बनेगा, 1 मिनट, ये क्यूब है। अगर क्यूब निकालोगे तो इसका तो ये a³ + b³ यानी कि 4 का क्यूब 64 + 3a² b मतलब 3a² b 4 × 12 और y² + 3ab² मीन्स 48y, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 6 का क्यूब रूट का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। सबको एक साइड कर लो तो ये हो गया y³ + 12y² + 48y। और देखो 64 में से आपको कितना चाहिए, यहाँ 64 है लेकिन इसमें से हमें चाहिए 100, तो आप यहाँ 64 लिख लो और इसमें 36 ऐड कर लो, और राइट साइड में जो 6 था यहाँ भी 36 ऐड कर लो, क्योंकि 36 दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया अब 42, और लेफ्ट साइड में तो वही बचा है ना जो हमसे पूछ रहा था, ये तो 100 बन गया, तो आंसर जो आएगा वो 42 आएगा। ओके, फ्रॉम टाइम एंड वर्क, ये कह रहा है कि एक पुरुष मीन्स एक मैन किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और एक महिला उसी काम को 30 दिन में कर सकती है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। देखो एक पुरुष जो है वो 20 दिन में काम करता है, महिला जो है वो 30 दिन में। तो टोटल वर्क अगर मैं 60 को मान लूँ तो आप बोलोगे कि पुरुष का जो एफिशिएंसी आ गया वो 3 यूनिट का और महिला का जो एफिशिएंसी आ गया वो 2 यूनिट का। अब 2 पुरुष और 3 महिलाएँ अगर काम करेंगी तो टोटल पर डे का काम कितना होगा, 2 पुरुष 3 के हिसाब से 2 × 3 = 6 काम कर देगा और 3 महिलाएँ 3 × 2 = 6 काम, यानी कि पर डे 12 काम होगा। पर डे अगर 12 यूनिट का काम होगा तो 60 यूनिट वर्क करने में 12 से आप डिवाइड कर लो, 12 × 25 = 60, यानी कि 5 डेज़ में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो इसका मान बता दो, ठीक है। अच्छा देखो, अगर इसका मान बताना है एक बार समझिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा और छोटा देखो सब पे 1 1 0 चिपका करके, जैसे 1/4 को आप 10/4 मान लो, इसको 20/3 मान लो, ऐसे 1 0 चिपका करके और डिवाइड करके आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा पता कर सकते हो। ऐसे आप डिवाइड करोगे तो आपको सबसे बड़ा जो मिलेगा लार्ज मिलेगा, सॉरी लार्ज नहीं मैं लिख रहा हूँ, देखो सबसे जो बड़ा मिलेगा वो आपको मिल जाएगा कितना, 4/5, क्योंकि ये 5 × 8 = 40, 8 आ रहा है, और जो सबसे छोटा मिलेगा ना छोटा वो 1/4 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 25% ही है। आप परसेंटेज में भी ले जाके चेक कर सकते हो, ये 2 के बराबर आ रहा है। तो इन दोनों का गुणनफल है, यानी कि के की वैल्यू इन दोनों को गुना करोगे तो 4/25 आ गया। के की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास दोस्तों, दोनों का गुणनफल था ना, सबसे छोटा 1/4 था, सॉरी सबसे छोटा मैंने बोला था 1/4 लेकिन लिख दिया 1/5, सबसे छोटा 1/4 था। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू, अब देखो 4 से 4 कट गया, के की वैल्यू 1/5 आ गया। यहाँ रख दो, ये 1/5 + 4 हो गया और अंदर हो जाएगा 1/5 - 2। अब ये कितना बन गया, देखो 5 × 4 = 20 और 21/5, और ये 5 × 2 = 10। यार ये निगेटिव कैसे आने लगा लेकिन फिर, अच्छा 1 मिनट देखो गड़बड़ हो रहा है ना, के की वैल्यू हमें बतानी थी ना, इसमें 1/k रखना है और हमने डायरेक्ट के की वैल्यू रख दी, तो ये गलती कर रहे हैं ना हम। हमें तो 1/k की वैल्यू पुट करनी है ना। के की वैल्यू देखो यहाँ पर समझिए, अगर के की वैल्यू 1/5 है तो 1/k की वैल्यू तो बस 5 ही आएगी। तो यहाँ पर आप 5 रख दो तो 5 4 9 और 5 में से 2 गया तो कितना बच गया यहाँ पर 3, तो 9 3 27 आएगा, 27 इज़ द आंसर। अगला सवाल ये है, कह रहा है कि PQR एक काम को 40, 90 और 36 दिन में कर सकते हैं। P काम शुरू करता है, Q 7 दिन बाद काम में शामिल हो जाता है और R 8 दिन बाद काम में शामिल होता है, तो R कितने दिन तक काम करता है। ठीक है, हम ये मान लें कि चलो पूरा X दिन में काम हुआ, आप बोलोगे कि P 40 दिन में कर सकता है, Q 90 दिन में कर सकता है और R जो है ये 36 दिन में कर सकता है। टोटल इनका LCM अगर आप लोगे तो LCM आ जाएगा 360। ओके, तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी अपनी क्या आएगी, देखो ये 360 था ना,
तो 4 से 4 निम 36 यानी कि 9 आ गया, 9 चौके 36, 4 आ गया और ये 36 से तो 10 बार में कटेगा तो इसकी एफिशिएंसी 10 आ गई। ठीक है, अब देखो टोटल अगर मैं ये मान लूँ कि टोटल x दिनों में काम खत्म हुआ, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ देखो कि टोटल x दिन में काम खत्म हुआ। आप एक साथ भी कर सकते हो, x मानने की ज़रूरत नहीं आएगी। आप देखो टोटल काम कितना है, तो आप बोलोगे टोटल वर्क जो था ये 360 यूनिट का था। अब इसमें देखो r जो है वो 7 दिन बाद आया है, यानी कि 7 दिन उसने काम नहीं किया। ठीक है, कौन 7 दिन बाद आया भाई, Q 7 दिन बाद आया है, Q वाला। एक मिनट, देखो Q जो है वो 7 दिन बाद आया है और Q की एफिशिएंसी कितनी है, Q 90 दिन था, Q 36 दिन था। चलो कोई बात नहीं, आप कैसे भी समझ लो यहाँ पर, ठीक है। 40, 36 और 90 हमने कैसे लिख दिया, P, Q और R 40, 90 और 36। Q 10 दिन बाद शामिल होता है, यानी कि 7 दिन बाद, यानी कि 7 दिन का तो 7 चौके इसका 28 यूनिट आप इसमें ऐड करोगे। फिर ये 8 दिन बाद 8 दहा 80 यूनिट इसका ऐड करोगे कि देखो R ने 8 दिन कम काम किया है क्योंकि वो 8 दिन बाद आता है तो उसके 8 दिन का काम बढ़ जाएगा उसमें। ये टोटल कितना बना देगा आपका, ये टोटल बनेगा अपने पास 8, 6 2 8 8 16 और 3 और 1 4, 468 यूनिट का काम बन गया टोटल। और काम ये करेंगे कौन, सारे मिलके, तो 10, 4, 14 और 9, 23 से इसको डिवाइड करो। अगर आप 23 से डिवाइड करोगे, अच्छा ये बताना है कि तो R कितने दिन तक कार्य करता है। ठीक है, ये आप माइनस कर लो, इसमें से पहले ये निकाल लो कितना बनता है ना, 23 दूना 46, 20 और 8 बटा कितना आ रहा है 23, तो 20 8 बटा 23 आने लगा। लेकिन आपको पता है कि इतने दिनों में तो टोटल काम ये चला है, लेकिन जो R है वो तो 8 दिन बाद आया है ना, 8 दिन कम ही काम किया, तो इसमें से 8 माइनस कर लो। 20 में से आप 8 माइनस करोगे तो आ जाएगा 12 और 8 बटा 23, यानी कि ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, ये देखिए क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के क्वेश्चन इजी हैं तो उनको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, मैं देखता हूँ अगर लास्ट के क्वेश्चन टफ निकले तो मैं उनको भी सॉल्व कर देता हूँ। हालांकि एक ही क्वेश्चन अब बचा है मैथ्स का 120 नंबर। क्वेश्चन है कि एक गोलीय कोश की बाह्य त्रिज्या 9 है, यानी कि r की वैल्यू 9 हो गई, मोटाई 1 है, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू 1 कम होगी 8 होगी। आपसे कह रहा है कि प्रयुक्त आयतन बताइए, वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। ओके, तो ये हो गया 4/3, पाई का मतलब हो गया 22/7 और कैपिटल R यानी कि 9 का क्यूब 729 और 8 का क्यूब 512। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो गया 22 चौके 88/7 या 21 21 और इंटू ये माइनस करके आपका कितना आ जाएगा 217। ठीक है, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 7 एक बार में, और ये 7 या 21 यानी कि नीचे 3 आएगा और ये 8 कम 8। ठीक है, तो देखो ये ऊपर 8 किस में आ रहा है, 9 3 27 1 28, इसमें 8 आ जा रहा है ऊपर, तो ये सही आंसर होगा। ये देखो 9 5 45 और 3 48, इसमें भी लेकिन 8 आ रहा है। आप चेक कर लेना, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, देखो 31 को 8 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख लेना। एक क्वेश्चन और रह गया अपना, ये देखिए ये DI का क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन है DI का। ठीक है, आपको बताना है, ये सब दर्शाता है, ये दर्शाने वाला बात हटाओ, क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। हमसे पूछ रहा है देखो कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान जो प्रतिशत लाभ है ग्राफ में, वो सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक लाभ के लगभग बराबर है। तो सभी का औसत लाभ पहले निकाल लो कि सबको जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड करो। तो एवरेज अगर आप प्रॉफिट निकालते हो तो सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 345 और ये 6 संख्याएँ हैं तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये 57 पॉइंट समथिंग आएगा, 57.5 के आसपास आएगा। और ये किसके बराबर है, 57 तो लगभग 55 के बराबर है, यानी कि इसका 2008 सही आंसर होगा। ठीक है, 2008 वाले के ये लगभग बराबर है, तो 2008 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन में आप देख लो, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता देना और लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर भी कर देना साथ में।